नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार, नतीजों के लिए 23 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले डीवी लाइव ने दोनों ही राज्यों के लिए एग्जिट पोल जारी किया है। डीवी लाइव के एग्जिट पोल में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत में आता दिखाई दे रहा है। महायुति को 115 से 127 तो महाविकास अघाड़ी को 154 से 166 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 13 सीटें जा सकती हैं। अब अगर महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र रीजन की 70 सीटों में से महायुति को 19 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमवीए को 47 से 49 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। विदर्भ रीजन की 62 सीटों में से 23 से 25 सीटें महायुति को, 36 से 38 सीटें एमवीए को और 0 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा रीजन में 46 सीटें हैं, जिसमें से 17 से 19 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। वहीं एमवीए के पास 26 से 28 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति के खाते में 16 से 18 सीटें जा सकती हैं। 17 से 19 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब थाने कोंकण रीजन की 39 सीटों में से 21 से 23 सीटें महायुति के पास जा सकती है। 15 से 17 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। उत्तर महाराष्ट्र रीजन में 35 सीटें हैं, यहां 19 से 21 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं, तो 13 से 15 सीटें एमवीए को, वहीं 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में सत्ता एनडीए यानी महायुति के हाथ से फिसल रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया की सरकार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 41 से 45 सीटें मिलने की संभावना है, तो एनडीए को 33 से 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 सीट जाती दिख रही है, यानी इस बार बीजेपी और उसके गठबंधन को जबरदस्त झटका लगता दिख रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव हुए। ऐसे में आज यानी 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें कई हॉट सीट पर वोटिंग हुई। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान हुआ। साथ ही 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव मतदान हुआ। अब अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो बता दें महाराष्ट्र 61.00, झारखंड 70.00। लगभग कितना मतदान हुआ, ये तो हुई दोनों राज्यों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और कहां सबसे कम मतदान हुआ। अब पहले बात झारखंड की करें तो आपको बता दें कि झारखंड की जामताड़ा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। जामताड़ा में 78% मतदान हुआ। वहीं न्यूनतम मतदान की बात करें तो बोकारो में सबसे कम यानी 62% मतदान हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गढ़चिरौली सीट पर 71% मतदान हुआ, तो वहीं सबसे कम मुंबई सिटी में 51% मतदान हुआ। इसी तरह यूपी की 9 सीटों में अगर बात करें तो कुंद्रकी सीट पर सबसे ज्यादा यानी 60% मतदान हुआ। इसी तरह गाजियाबाद में सबसे कम लगभग 35% वोटिंग हुई। इसी तरह उत्तराखंड की केदारनाथ पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां लगभग 58% मतदान हुआ। इन चुनावों में इकलौती लोकसभा सीट की बात करें तो महाराष्ट्र की नांदेड़ है, वहां करीब 55% मतदान हुआ। सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए अहम मांग की है। दरअसल तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जिनका रोजगार अनियमित होता है। ऐसे में राहुल ने मुख्यमंत्री से कानून को और बेहतर और ठोस बनाने के लिए सार्वजनिक परामर्श लेने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि पिछले 1 दशक में लाखों लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं। गिग इकोनॉमी ने लोगों को तुलनात्मक रूप से काम में आसानी और लचीलेपन के साथ ही विशेष रूप से कम कुशल भूमिकाओं में अवसर प्रदान किए और शुरुआती दौर में मिले इंसेंटिव्स ने लोगों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बटोरने में भी मदद की। लेकिन बार बार इन गिग वर्कर्स ने अपने काम की प्रवृत्ति को लेकर आ रही समस्याओं का जिक्र किया है। नियम कानून के अभाव में उन्हें अपने काम के लिए उचित शर्तें रखने का मौका भी नहीं मिल पा रहा।
काम में शोषणकारी प्रवृत्ति, प्रभावी शिकायत तंत्र की कमी को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक अपने दैनिक काम में सामाजिक भेदभाव और अमानवीय बर्ताव से भी जूझते हैं। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया, साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस मजदूरों के कल्याण के लिए तत्पर है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए। उन्होंने तेलंगाना सरकार के कदम की भी तारीफ करते हुए जातिगत जनगणना को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए कानून पर सभी पार्टियों से, लोगों से सार्वजनिक राय लेने पर इसे और बेहतर बनाने में मदद मिली। मणिपुर के एन वीरेंद्र सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा घटनाक्रम देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह की सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में लगातार जारी हिंसा के बीच सीएम वीरेंद्र सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 37 में से 19 विधायक गैर हाजिर रहे। इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है कि अब उसके बाद बीरेन सरकार के लिए ये एक और बुरी खबर सामने आ गई है। मीटिंग से गायब रहने वाले मंत्रियों में मैतई और कुकी समुदाय से आने वाले विधायक शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने एन वीरेंद्र सिंह सहित पूरी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसे देखकर राज्य में मौजूदा सरकार के ज्यादा दिन टिके रहने को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है, यानी कि उन्होंने कोर्ट से शराब घोटाले से जुड़े मामले बंद करने की मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने मांग की है कि उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर तुरंत रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है। याचिका में कहा गया है कि ये विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक मुख्यमंत्री थे। ऐसे में केजरीवाल ने ईडी की मांग को चुनौती दे दी है। बता दें कि ईडी और सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली, जिसके चलते इसी साल उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद अब शिरोमणि अकाली दल को एक और झटका लगा है। बादल के बाद अब पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदर को अपना इस्तीफा सौंपा। जोशी ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद पार्टी में उनके विचारों के मुताबिक काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बता दें कि इस्तीफा देने के बाद जोशी ने यह भी साफ किया है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। अनिल जोशी ने अपने त्याग पत्र में आगे लिखा, मैं खुद को पार्टी में मिसफिट पा रहा हूं। मैं शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ था क्योंकि पार्टी पंजाब के लोगों किसानों के लिए खड़ी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब मुझे शिरोमणि अकाली दल में अपने लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। आत्ममंथन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मेरे लिए पार्टी में बने रहना असंभव है। जो असली मुद्दे हैं पार्टी में उनकी बात ही नहीं हो रही है। अब पार्टी केवल धर्म और पंथक एजेंडे में उलझकर रह गई है। सुखबीर सिंह बादल के बाद अब अनिल जोशी के इस्तीफे से शिरोमणि अकाली दल राज्य में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के और भी कई नेता शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका के एक फैसले ने दोनों देशों के बीच के इस संघर्ष को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने जैसे ही यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग की इजाजत दी, यूक्रेन ने रूस पर हमला भी कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस की सेना ने 5 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ढेर कर दिया है। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अमेरिका का फैसला सामने आने के बाद से ही रूस के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने देश की परमाणु नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है और यह साफ कर दिया है कि इसे रूस के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान माना जाएगा। और अब रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर मोबाइल न्यूक्लियर वॉर शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी पुतिन रूस की आबादी को परमाणु हमले के रेडिएशन से बचाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। वहीं नाटो में शामिल देशों में भी इसका डर दिखाई दे रहा है। 3 नाटो देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में युद्ध को लेकर एडवाइजरी तक जारी की गई है। तीनों देशों ने अपने नागरिकों को जीवन यापन के लिए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की वस्तुएं, राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने और सैनिकों को जंग लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
इन देशों में इमरजेंसी की परिस्थिति की तैयारी के लिए पैम्फलेट भी बांटी गई है। हर तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफ दिखाई दे रहा है।